ठीक है। अब विवेक, मैं अब आपसे पूछूंगी और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि जो कल नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग खत्म हुई थी, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा कि देखिए, अमृत काल की ओर से हम आगे बढ़ चुके हैं और अब कर्तव्य काल में आ रहे हैं। उन्होंने जितने भी अपने कार्डर्स हैं, बीजेपी के नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको कहा कि देखिए, एक मैस रीच आउट प्रोग्राम में जाइए और समाज के हर तबके को, जिसमें कि उन्होंने नाम लिया बोहराज, पासमांडाज, सिख, खासकर ये 3 समुदाय के नाम आए थे कि इनको रीच आउट किया जाए। तो आरएसएस की विचारधारा एक तरफ चल रही है और पृष्ठभूमि, जैसा श्याम जी ने कहा कि उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। अब बीजेपी उसको मानेगी या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने बोलने के लिए ये बातें कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि देखिए, इस समय जो सबसे अच्छे दिन है भारत के हैं और इसमें अब आपको सबको रीच आउट करना है और एक सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ गया है, तमाम तरीके की बातें कल उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव में आई थी। तो ये एक विरोधाभास नहीं है कि आरएसएस कुछ कह रहा है, बीजेपी कुछ कह रही है, या फिर ये एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है टू वर्क इन बाइनरीज? जी जी जी, नहीं, ये एक बहुत ही परवर्स थिंकिंग है। आप देखिए, एक तरफ ये कहना कि एक तरफ मुसलमानों से नफरत करना और नफरत की जितनी भी बातें फैलाने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना, और दूसरी तरफ ये कहना कि आप रीच आउट करिए मुसलमानों के लिए, कुछ जो भी पसमंदा मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, जो भी है। तो ये जो दोहरी नीति है, इसमें एक तरफ से मुसलमानों के खिलाफ एक एग्रेशन धारण करना और दूसरी तरफ उनको अपने लाभार्थी पॉलिटिक्स का बेनिफिशियरी बनाना, ये जो बहुत ही एक तरह से बहुत ही डेंजरस परवर्स एक विचार लेकर बीजेपी आगे चल रही है। कहीं मतलब उन्होंने अगर ये कहा होता कि मुसलमानों के प्रति आप नफरत मत रखिए, नफरत मत रखिए, इन शब्दों का चयन करते हुए कुछ अगर उन्होंने कहा होता तो मैं समझता, लेकिन वो नफरत की बात नहीं कर रहे। वो मतलब एक तरफ से ये हो कि नफरत चालू रखिए, लेकिन उनको लाभार्थी पॉलिटिक्स का बेनिफिशियरी भी बनाइए। आपने देखा होगा कि गुजरात में मुसलमानों की जहां पर बहुतायत है, वहां पर भी वो जीते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जीते हैं, और इसी का फायदा लेते हुए वो मुसलमानों के वोट भी लेना चाहते हैं और उनको एक सेकंड रेट सिटीजन एक बना के भी उनको रखना है। तो ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खराब एक नीति लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं भी किसी भी तरह से वो स्तुति के पात्र बिल्कुल नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि एक देश के प्रधानमंत्री के नाते उनका कहना उन्होंने ये कहना चाहिए था कि देखिए, मुसलमान भी हमारे देश के नागरिक हैं और हम जितने नागरिक हिंदू है, जो स्टेटस हिंदुओं का है वही स्टेटस मुसलमानों का भी होना चाहिए। तो उनके प्रति नफरत मत पालिए, उनके प्रति प्यार से पेश आइए। इन शब्दों का प्रयोग अगर वो करते तो मैं समझता कि उन्होंने कुछ अच्छा संदेश दिया है। लेकिन ये तो सिर्फ लाभार्थी पॉलिटिक्स का एक टारगेट अचीव करने की दृष्टि से वो कह रहे हैं, और जिस अमृतकाल की वो बात कर रहे हैं, वो अमृतकाल वो हिंदुओं का बोल रहे हैं। वो मुसलमानों, वो एक कंपोजिट कल्चर का अमृतकाल की बात वो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा उनके मन में कभी भी होता तो पिछले 10 साल से जो चल रहा है और जो जिसकी एक हर नए दिन कुछ नया एक हम देख रहे हैं, एक नफरत का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वो हम नहीं देखते। तो आने वाले चीज पर आऊंगी जो हम आज मूल सवाल उठा रहे थे कि जब हमें नफरत का माहौल, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि उल्टा वो अमृतकाल की बात कर रहे हैं। जो श्याम जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक आरएसएस ने एक पृष्ठभूमि तैयार करके खड़ी कर दी है, तो फिर राहुल गांधी जिस नैरेटिव पर चल चुके हैं, या भारत जोड़ो यात्रा, या फिर उसके आगे भी जिस तरीके का वो एक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसमें सफल दिखेंगे या फिर हिंदूज उनके आसपास अभी नहीं ज्यादा नजर आएंगे? उनको यही लगता है कि बीजेपी और आरएसएस ही उनका एक एंकर है। नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये एक्चुअली ये किस तरह से ट्रांसलेट होगा? क्या ये वोटों में ट्रांसलेट होगा? क्या ये हिंदुओं को राहुल गांधी अपने तरफ आकृष्ट करने में सक्सेसफुल होंगे? ये आज बता पाना बहुत मुश्किल है। लोग क्या सोच रहे हैं इसका कोई अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी इज कमिटिंग अ पॉलिटिकल हराकरी बाय अपोजिंग। मैं ये कहूंगा कि वो एक गैम्बल खेल रहे हैं। वो एक गैम्बल है, मैं हाराकिरी नहीं कहूंगा। दूसरा, उनके पास क्या है आप बताइए? बेरोजगारी और इस तरह के जो मुद्दे हैं ये बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए,
जहां पर वो पुलिया गिरा, गुजरात में, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां पर बीजेपी जीती, हाथरस में बीजेपी जीती, और लखीमपुर खीरी में बीजेपी जीती। तो किसी भी तरह से कितना भी भयानक कुछ हो जाए, उसका कोई भी असर बीजेपी पर नहीं हो रहा है। तो फिर अब क्या बचा है आपके पास? कौन से विषय को आप उठाएंगे? आपके पास तो यही मुद्दा है। इसी विषय पर, आइडियोलॉजिकल मुद्दे पर ही आपको लड़ना है। और चाहे वो लड़ाई आपकी नजदीक के भविष्य में सक्सेसफुल हो ना हो, वो सोच रहे हैं कि लंबी लड़ाई है, हो सकता है 8-10 साल और लगे, लेकिन लड़ाई तो इसी लाइंस पर लड़नी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें राहुल गांधी का सपोर्ट उन सब लोगों ने करना चाहिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं। बिल्कुल। अब देखना होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया है, इसको लेकर राहुल गांधी आगे तो चल पड़े हैं, रोड भी उनको सामने साफ दिख रही है, लेकिन कितने सफल होंगे, हो सकता है कि आने वाले जो 9 राज्यों के जो चुनाव इस साल होने हैं, उसमें ये चीजें साफ होती हुई दिखे कि कितनी चीजें कांग्रेस के फेवर में आएंगी। लेकिन जैसा कि विवेक ने कहा कि ये पॉलिटिकल हराकिरी नहीं है, यानी कि राजनीतिक भूल इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ा चांस जरूर राहुल गांधी ने ले लिया है, हो सकता है कि उसमें सफल भी हो जाए। थैंक यू सो मच विवेक देश पांडे, थैंक यू सो मच श्याम पंधारी पांडे जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क। और हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।